स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ूंगा। तो भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो इसमें सबसे पहले भूकंप विज्ञान के बारे में, भूकंप विज्ञान क्या है? भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करके अध्ययन किया जाता है। यानी कि सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा अंकन किया जाता है। और उसमें अंकन किस प्रकार से होता है? ये जैसे हार्ट का कार्डियोग्राम जैसे डॉक्टर करता है, इस प्रकार से इसका अंकन इस प्रकार से होता है। इसको हम सिस्मोग्राम बोलते हैं, सिस्मोग्राफ बोलते हैं। तो इसका अंकन होता है कहाँ पर? भूकंप केंद्र पर। भूकंप केंद्र पर इसके अंकन के आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जब भूकंप आता है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में आएगा, और पृथ्वी के आंतरिक भाग में आएगा तो उसमें दो टर्मिनोलॉजी महत्वपूर्ण है, एक तो भूकंप मूल और एक भूकंप केंद्र। भूकंप मूल क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगभग पृथ्वी की गहराई में 700 किलोमीटर तक भूकंप आ सकते हैं। और उस 700 किलोमीटर तक की गहराई में कहीं पर भी जहाँ चट्टानों में कंपन पैदा होगा तो भूकंप आएगा। जहाँ सबसे पहले चट्टानों में कंपन पैदा होता है उसे बोलते हैं भूकंप मूल। ये वाला भूकंप मूल बोलेंगे। भूकंप मूल हमेशा पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही होगा। इसके बाद में जब दूसरा टर्मिनोलॉजी है भूकंप केंद्र, यानी कि एपिसेंटर। एपिसेंटर पृथ्वी की सतह के ऊपर भूकंप मूल से सीधा 90 डिग्री, यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट रूट पर पृथ्वी की सतह के ऊपर जहाँ पर भूकंपीय लहरें पहुँचती हैं उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। यानी कि जहाँ पर भूकंप मूल के बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे भूकंपीय लहरें सबसे पहले पहुँचेंगी, वो 90 डिग्री होगा। और तो 90 डिग्री पर जो लहरें पहुँचती हैं पृथ्वी की सतह के ऊपर, तो पृथ्वी की सतह के ऊपर भूकंप केंद्र। तो अब इसमें बात आती है कि इसके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे करेंगे। जब भी भूकंप आता है तो 3 प्रकार की लहरें पैदा होती हैं। सबसे पहली लहरें हैं प्राथमिक लहरें। प्राथमिक या अनुदैर्ध्य लहरें बोलते हैं, यानी कि ये जो लॉन्गिट्यूडिनल, कंप्रेशनल या प्राइमरी लहरें, इनको पी अक्षर के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। ये लहरें जो इनकी गति जो है एकदम सीधे रूप में होती है ऐसे, यानी कि इसके जो गति, इसके कण हैं, लहरों के कण एक दूसरे को धक्के मारते हुए और बहुत तीव्र गति से, यानी कि इसकी गति सबसे तेज है, इसलिए इसको प्राथमिक लहरें बोलते हैं। और पृथ्वी की सतह के ऊपर सबसे पहले पहुंचने वाली पी लहरें हैं, इसलिए इसको प्राथमिक लहरें कहते हैं। द्वितीय जो लहरें हैं, द्वितीय लहरें आड़ी लहरें या गौण लहरें, इनको हम एस अक्षर से संबोधित इसलिए करते हैं क्योंकि इनको अंग्रेजी में सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। ये लहरें जो हैं, ये जल की लहरें, समुद्र के जल के अंदर जो लहरें चलती है उससे या प्रकाश की लहरों के समान चलती हैं। कैसे? ऐसे ऊपर नीचे इस प्रकार से। तो ये जब इस प्रकार से चलती हैं तो इस वजह से ये पृथ्वी की सतह के ऊपर पहुंचने में प्राथमिक लहरों के बाद पहुंचती हैं। इनकी गति प्राथमिक लहरों से कम होती है। और जो तीसरी लहरें हैं धरातलीय लहरें, इनको हम लॉन्ग वेव भी बोलते हैं, या धरातलीय एल से लॉन्ग वेव भी बोलते हैं, या एल अक्षर से संबोधित करते हैं, या धरातलीय या सरफेस वेव्स भी बोलते हैं। लॉन्ग वेव्स जो हैं पृथ्वी की सतह के ऊपर ही इनका उस सतह के ऊपर ही उत्पन्न होती है, यानी कि भूकंप मूल के ऊपर भूकंप केंद्र और भूकंप केंद्र के चारों ओर पृथ्वी की सतह के समानांतर फैलती हैं ये, और ज़्यादा समय तक आती हैं। तो इस प्रकार से भूकंप आएगा तो 3 प्रकार की लहरें उत्पन्न होंगी, प्राथमिक, द्वितीय और लॉन्ग वेव्स। बस इसमें से लॉन्ग वेव्स केवल धरातल पर, और ये दोनों प्राथमिक और द्वितीय लहरें हैं, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंप मूल पर पैदा होती हैं। तो हमारे लिए दोनों ये महत्वपूर्ण हैं, प्राथमिक और द्वितीय लहरें महत्वपूर्ण हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना के लिए, क्योंकि धरातलीय लहरें हैं वो तो पृथ्वी की सतह के ऊपर ही रहती हैं,
तो प्राथमिक और द्वितीय लहरों का हम अध्ययन करेंगे। इसमें प्राथमिक लहरें जो हैं वो सबसे ज़्यादा वेगवान होती हैं और ठोस और तरल भाग से होकर गुजरती है, सॉलिड और लिक्विड। ठोस भाग में तीव्र गति होती है लेकिन तरल भाग में इसकी गति धीमी हो जाती है, जबकि द्वितीय लहरें हैं वो केवल ठोस भाग से होकर ही गुजरेंगी, ठोस भाग से होकर गुजरती हैं, ये तरल भाग में अनुपस्थित रहती हैं। तो जहाँ पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्राथमिक लहरें विद्यमान हैं और एस लहरें अनुपस्थित हैं, तो उससे तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल या दलदल अवस्था में होगा। तो इन दोनों के आधार पर हम बताएंगे। अब इन दोनों लहरों का परिभ्रमण पथ या भूकंपीय लहरों का भ्रमण पथ जो है इन दोनों लहरों का वो वक्राकार होता है, यानी कि कर्व के रूप में चलती है। ये जैसे मैंने एक कर्व बताया है, ये वाला, ये जैसे प्राथमिक लहरें हैं, ये प्राथमिक लहरें यहाँ से आई वक्र के रूप में। अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व ऊपर से लेकर नीचे तक अगर समान होता तो ये जो लहरें हैं ये इस प्रकार से सीधे रूप में चलती। मान लो ये भूकंप मूल है, यहाँ से सीधे चलती है, सीधे रूप में ये इनका परिभ्रमण होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका जो रास्ता है वो वक्राकार होता है। तो वक्राकार का मतलब ये है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह का घनत्व कम है और जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे तो घनत्व बढ़ता जाएगा, इस वजह से इनका मार्ग वक्राकार होता है। तो ये जो अब इसके जो पृथ्वी का जो डायग्राम है, इसके आधार पर पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है ये मैंने कोर ये प्रदर्शित कर दिया। ये प्राथमिक लहरें यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद में फिर इनके वेग में परिवर्तन हो गया तो ये ऐसे मुड़ गई, फिर वेग में परिवर्तन हो गया तो ये फिर वक्राकार हो गई। इसी प्रकार से और जो द्वितीय लहरें ये डॉटेड रेखा के द्वारा प्रदर्शित की गई है, ये जो कोर की बाउंड्री है इसके टकरा के और बाहर की तरफ चली गई, अंदर की तरफ नहीं घुस पाई क्योंकि ये भाग तरल है। ये जो कोर का बाह्य कोर है वो तरल अवस्था में होगा क्योंकि प्राथमिक लहरें वहाँ पर विद्यमान होती हैं लेकिन द्वितीय लहरें वहाँ पर अनुपस्थित रहती हैं। तो इसके आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है। अब यहाँ पर जब प्राथमिक लहरें यहाँ प्राथमिक लहरें और द्वितीय लहरें दोनों विद्यमान हैं, लेकिन यहाँ पर केवल प्राथमिक लहरें विद्यमान हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पर कोई भी प्रकार की तरंगें या लहरें नहीं पाई जाती, ना तो प्राथमिक लहरें और ना ही द्वितीय लहरें। तो इस भाग को जहाँ पर कोई भी प्रकार की एस लहरें या द्वितीय लहरें नहीं पाई जाती उसको हम बोलते हैं छाया क्षेत्र, यानी कि सिस्मिक शैडो एरिया, भूकंप छाया क्षेत्र। यहाँ पर कोई भी ये जो भूकंप छाया क्षेत्र है मैंने लिखा है 103 डिग्री से 143 डिग्री के मध्य का भाग है। ये भूकंप मूल यहाँ आया, यहाँ से 103 डिग्री, लगभग ये 103 डिग्री है और यहाँ से ये लगभग 143 डिग्री। ये जो 103 डिग्री से और 143 डिग्री का एरिया है ये वाला, यहाँ इसको छाया क्षेत्र बोलते हैं जहाँ पर कि प्राथमिक और द्वितीय लहरें नहीं पाई जाती। लेकिन यहाँ से 103 डिग्री से ऊपर की तरफ जाइए, ये यहाँ पर प्राथमिक लहरें भी हैं, द्वितीय लहरें भी प्राथमिक द्वितीय, और ये यहाँ से और धरातलीय लहरों तक का एरिया है, ये प्राथमिक और द्वितीय लहरों का क्षेत्र है। इसी प्रकार से यहाँ पर की ये वाला एरिया, ये और इधर छाया क्षेत्र के नीचे ये वाला देखिए, इधर से लेके और इधर का एरिया है, क्षेत्र है, ये पी लहरों का, यानी कि इस एरिया में प्राथमिक लहरें ही विद्यमान हैं। तो इनसे हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी का जो अंतरतम या कोर है, कोर का जो बाहरी एरिया है, बाह्य कोर है, वो तरल या दलदली अवस्था में है, लेकिन पृथ्वी का आंतरिक भाग अंतरतम यानी कि आंतरिक कोर जो है वो उसका अनुमान ये लगाया जाता है क्योंकि वहाँ का घनत्व बहुत सर्वाधिक होता है, तो वो हो सकता है कि वो ठोस अवस्था में हो। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है उसका गुरुत्वाकर्षण बल या उसका ग्रेविटेशनल पुल का आचरण के आधार पर ये
अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी का जो अंतरतम है वो बहुत ठोस और भारी पदार्थों का बना हुआ है। तो ये भूकंपीय लहरों के भ्रमण पथ के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमने करी। अब इसके आधार पर ये जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, जो कि अमेरिका की एक संस्था है जो कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में अध्ययन करती है, सरकारी संस्था, इसने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 उपभागों में विभाजित किया है, 3 परतों में विभाजित किया है और उन 3 परतों के भी सब डिवीज़न हैं। सबसे पहली परत है वो क्रस्ट या सबसे ऊपरी परत, क्रस्ट, या इसको हम, ये जो है क्रस्ट है, इसके अंदर 2 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, सिलिका और एल्युमिनियम, इसलिए इस परत को सियाल भी कहा जाता है। ये जो ऊपरी परत है, अब ये ऊपरी परत क्रस्ट है, इसको भी 2 भागों में बांट दिया, ऊपरी परत, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। ये जो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में असंबद्धता बताई है, यानी कि उसके अंदर डिसकंटिन्यूटी, यानी कि जो घनत्व जिस गति से बढ़ रहा था वो गति और तीव्र हो गई, यानी कि उसके अंदर घनत्व बढ़ने की गति है वो और तीव्र हो गई। यहाँ 2.8 था, फिर 3 हो गया। तो इस वाले जो बीच वाले भाग है, इसमें मैंने 1 पॉइंट से इंगित किया है, 1 पॉइंट यानी कि कोनार्ड असंबद्धता पाई जाती है, ये ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के मध्य। दूसरी जो परत है वो मेंटल है, मेंटल को 2 भागों में विभाजित किया, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ये ऊपरी मेंटल है, उसकी बाउंड्री 200 से 700 किलोमीटर और ये 700 से 2900 किलोमीटर। और यहाँ पर घनत्व अगर ये देखें, यहाँ पर घनत्व ऊपरी मेंटल का यहाँ पे 3 के बाद में बढ़ते बढ़ते और 4.33 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। तो ये ऊपरी परत और ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। लेकिन ऊपरी मेंटल और निचले क्रस्ट के मध्य भी एक असंबद्धता है, जिसमें कि 2 पॉइंट से इंगित किया है, जिसको कि हम मोरोविकिक असंबद्धता कहते हैं, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य। अब ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के मध्य की जो असंबद्धता है, ये जो तीसरे पॉइंट से मैंने इंगित किया है, उसको बोलते हैं रेप्टी असंबद्धता। ये क्योंकि घनत्व में एकदम से असंबद्धता, एकदम कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है, इस वजह से इनको हमने ये रेप्टी असंबद्धता कहा। जो निचले मेंटल और आउटर कोर या बाह्य कोर के बीच में देखिए घनत्व यहाँ पर निचले मेंटल में यहाँ पर आते आते और 5.5 घनत्व हो गया, और लेकिन इसके तुरंत बाद बाह्य कोर में जैसे ही प्राथमिक लहरें एंटर करते हैं वहाँ पर घनत्व हो गया 10, एकदम तीव्र गति से। तो ये जो असंबद्धता है, ये चौथे नंबर की ग्यूटेनबर्ग असंबद्धता, जो कि निचली मेंटल और बाह्य कोर के मध्य पाई जाती है। इसी प्रकार से बाह्य कोर और आंतरिक कोर, 2900 किलोमीटर पे बाह्य कोर की बाउंड्री स्टार्ट होती है और यहाँ 5150 किलोमीटर, यानी 5150 किलोमीटर 5150 किलोमीटर पे घनत्व देखिए, यहाँ ऊपर तो 12.3 है और एकदम तुरंत उसके बाद में घनत्व बढ़ जाता है 13.3 हो जाता है। तो यहाँ की जो असंबद्धता है वो, ये वाली असंबद्धता है वो 5वें नंबर की लेहमैन असंबद्धता, या जो कि बाह्य कोर और आंतरिक कोर के मध्य पाई जाती है। और पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, ये अंतरतम का कोर का यानी कि मिड, वो है 6371 किलोमीटर, जहाँ पर कि घनत्व 13.6 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो ये जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के प्रमाणों के आधार पर ये पृथ्वी के आंतरिक भाग को सिस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान का अध्ययन करने के बाद इसको 3 भागों में बांटा, सियाल, सीमा और निफे। पहली परत सियाल यानी कि क्रस्ट, जिसके अंदर सिलिका और एल्युमिनियम का मिश्रण है। दूसरी परत है सीमा यानी कि मेंटल, जिसके अंदर सिलिका और मैग्नीशियम का मिश्रण, मैग्नीशियम खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और जो तीसरी परत कोर है, जिसके अंदर निकल और फेरम यानी कि लोहे का मिश्रण पाया जाता है। तो इस आधार पर 3 परतें हो गई। जो निकल और लोहे का मिश्रण पाया जाता है अंतरतम में, वहाँ पर ये दोनों ही पदार्थ बहुत
भारी पदार्थ हैं, इसलिए इनकी घनत्व भी बहुत सर्वाधिक है। और पृथ्वी का आंतरिक भाग, ये वाला भाग जो आंतरिक कोर है, ये तो ठोस है इनके अध्ययन के आधार पर। बाह्य कोर है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये तरल अवस्था में पाया जाता है, जिसकी वजह से द्वितीय लहरें इस भाग में मौजूद नहीं रहती और द्वितीय लहरें इस भाग में नहीं रहती, अनुपस्थित रहती हैं। इस आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में मैंने विस्तार से जो बताया है, आशा है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। और आपको ये लेक्चर पसंद आए तो आगे से आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मेरी भी ऊर्जा बनी रहे। मैं आगे से आगे आपके सामने जो भी करंट जीके का टॉपिक है, या आपसे जो भी IAS RAS या कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है ज्योग्राफी का, वो मैं लेके आऊँगा, जिससे कि आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। धन्यवाद।